आज हम क्लास 10th में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, ठीक है, जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री, ये दो वर्ड जियो प्लस मेट्री से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, इसका मतलब ज्योमेट्री जो है कहीं ना कहीं अर्थ के मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक, अब ये किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आज जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कॉपी पे सर्किल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के शेप्स पढ़ते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, ठीक है, ज्योमेट्री का यूज हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ज्योमेट्री का यूज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूज है, लेकिन हम जिस लेवल पर हैं, ठीक है, वहाँ पे पहले हम कॉपी किताब में इसको पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम यूज करते हैं, वो अलग बात। तो ज्योमेट्री जो है, ठीक है, ज्योमेट्री की जो मीनिंग है वो अर्थ से क्यों है, ठीक है, अर्थ मेजरमेंट से क्यों है, इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, ये हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो है लगभग 3000 BC पुराना जो है ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, 3000 वर्ष पुरानी नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको IBC के अंडर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदारो। तो यहाँ पे हम ये कुछ व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इसकी खासियत थी कि जो सड़कें हैं यहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर कट करती थी इस तरह से, और यहाँ पे इनके मकान्स होते थे। ठीक है, इस तरह से जो नालियाँ होती थी, पतली पतली नालियाँ चौड़ी नाली में आके मिलती थी, और जो चौड़ी नाली होती थी वो नगर से बाहर जाती थी। ठीक है, ये सब हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि जो यहाँ की ईंटें यूज की गई थी, इस तरह से कोई भी जो ईंट यूज की गई थी वो एक निश्चित डायमेंशन की थी, और वो इस तरह से थी कि ये जो इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट है वो निश्चित रेशियो में, ठीक है, इस तरह से था कि अगर इसकी लेंथ 4 है, इसकी हाइट 2, और इसकी जो थिकनेस या फिर ऊंचाई हम बोल सकते हैं 1। ठीक है, तो 4:2:1 में यहाँ की जो ईंटें हैं मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्नानागार है इस तरह से। और कुल मिला के यहाँ पे जो है जो व्यवस्था थी, ठीक है, नगर में जो व्यवस्था बनाई गई थी या नगर जिस तरह से बसाया गया था, उसको बसाना बगैर ज्योमेट्री के ज्ञान के आसान नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास जो है कुछ चीज़ें यहाँ से हम पढ़े कि IBC में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, कि किस तरह से कुछ चीज़ें यूज की गई। ठीक, आगे हमारे पास जो बहुत सारे जो कंट्रीज थी, जैसे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, और ग्रीस है एक जो छोटा सा देश। तो यहाँ पे जो है यहाँ के लोग भी ज्योमेट्री का ज्ञान रखते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते थे। जैसे आगे आते हैं हम, यहाँ पे आप देखिए ये है इजिप्ट का। ठीक है, ये कहाँ का है? इजिप्ट का। इजिप्ट जो है अब कंट्री नहीं रही, ये जो ईरान का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए जो इजिप्ट के, ठीक है, पिरामिड हैं, ठीक है, गीजा की पिरामिड से नाम से विख्यात हैं, या बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। इसलिए विख्यात हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, इतने बड़े पत्थरों को इतने ऊपर तक कैसे ले गए या कैसे इसको सेट किए एक निश्चित आकार में, ठीक है, सिमेट्रिक आकार में परफेक्ट रूप से, और कैसे सेट किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में ये
मतलब वो ये शो करता है कि बगैर ज्योमेट्री के ज्ञान के ये सब बना पाना इनके लिए आसान नहीं था, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रंकेटेड शेप पिरामिड है। ठीक है, ट्रंकेटेड शेप है ये। ठीक है, ये इस तरह से है ये। ठीक है, इस तरह से है ये ट्रंकेटेड शेप की। नीचे क्या है, एक स्क्वायर है, ऊपर क्या है, एक स्क्वायर है। ये दोनों स्क्वायर जो है, ये नीचे वाला स्क्वायर बड़ा है, ऊपर वाला स्क्वायर छोटा है। ठीक, लेकिन जब इसका जो बेस और टॉप स्क्वायर है और इसके जो बगल में साइड शेप है वो कैसा है, ट्रेपीजियम आकार में। ठीक है, ट्रेपीजियम आकार में है। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर आकार में हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में आएगा ये। मतलब इन लोगों ने ये जो है इस तरह से सोच कर बनाया कि हम नीचे एक स्क्वायर बेस रखते हैं, ऊपर एक स्क्वायर टॉप रखते हैं छोटा सा, और इस तरह से इनको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, इनको हम इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं और फिर इस तरह का शेप हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं जो ए पिरामिड है, ठीक है, ये इसी तरह से बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह से नीचे का एक स्क्वायर शेप है, अब इसके ऊपर जो है कम हो गया है यहाँ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा छोड़कर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर फिर से बनाया गया इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद फिर इस तरह से कम करते करते इस तरह से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए ये इस शेप में बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो 3 पिरामिड हैं ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आते हैं यही सब देखने। ठीक है, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं यही देखने आते हैं कि यहाँ पे जो ये शेप दिया गया है, ठीक है, इतना पुराना है और ये शेप किस तरह से दिया गया। मतलब इन लोगों को बगैर ज्योमेट्री के ज्ञान के ये बना पाना किसी के लिए भी असंभव था। ठीक है, तो ये भी आपका वो शो करता है कि इन लोगों को भी ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत ही पहले से था। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, ग्रीस है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे, ठीक है, बेबीलोनिया के लोग जो है ये लोग भी ज्योमेट्री का ज्ञान रखते थे। तो इन लोगों का जो है ये इतनी पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया उस वक्त अपने वक्त में, वो बगैर ज्योमेट्री के ज्ञान के बिल्कुल भी बना पाना आसान नहीं था। ठीक, तो हम आइए थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ग्रीस है ये। ठीक है, ये पूरा जो ग्रीस है, ठीक है, आइसलैंड है ये एक। ठीक है, तो ये इसने भी, यहाँ के लोगों ने भी जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क किया ज्योमेट्री पर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इस वक्त में थी 3000 BC से 1500 BC। ठीक, अब इसके बाद जो है सिंधु घाटी, और उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में वैदिक काल के रूप में। ठीक है, तो ये जो है लगभग 800 BC के आसपास का है। ठीक, और एक से इसके बाद जो है यहाँ पे थेल्स और पाइथागोरस, प्लेटो और यूक्लिड्स, इन लोगों का वर्क है। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो है 600, ठीक है, 600 ईस्वी के BC के आसपास में। ठीक है, अबाउट 640 शायद। ठीक है, 640 से 546 BC के आसपास। ठीक है, थेल्स थे। ठीक है, जिन्होंने ज्योमेट्री पर बहुत ही ज़्यादा काम किया। ठीक है, थेल्स ने ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने एक पहला इनका जो है लिखित प्रूफ है। ठीक है, कि जो एक सर्किल होता है उसका जो डायामीटर है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में समान रूप से डिवाइड करता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि किसी सर्किल को जो डायामीटर है वही उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन उस वक्त, ठीक है, उस वक्त लगभग 2600-2700
वर्ष पूर्व ये जो है इतना आसान नहीं था। तो थेल्स का जो है उस वक्त का प्रूफ ये जो है बहुत ही ये कह सकते हैं कि उपलब्ध है, प्रूफ ही इनका उपलब्ध है। और थेल्स के नाम से एक थ्योरम ये भी है, ठीक है, कि इसके अंदर में जो एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर में क्या होता है, समकोण होता है। और थेल्स थ्योरम इस तरह से ट्रायंगल के लिए भी है, ठीक है। अगर सेम रेशियो में कट करती है तो ये पैरेलल होगी, फिलहाल वो अलग बातें हैं। तो थेल्स के ही एक शिष्य थे पाइथागोरस। थेल्स के बाद पाइथागोरस और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ज्योमेट्री पर काम किया लगभग 300, ठीक है, ईस्वी के आसपास, ठीक है, 300 ईस्वी के आसपास ये इन्होंने काम किया। और उसके बाद जो है आए अब यूक्लिड्स। पाइथागोरस ने बहुत सारी थ्योरम लिखी, प्रूफ की। उससे पहले थेल्स और उसके आसपास में प्लेटो, इन लोगों ने ज्योमेट्री का, ठीक है, यूज किया और कुछ थ्योरम्स अपनी लिखी और सामने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कहीं नहीं कहीं किसी न किसी रूप में रखते गए। जब यूक्लिड आए तो उन्होंने प्लेटो, थेल्स, पाइथागोरस, इन सब की, ठीक है, इन सब की यूक्लिड ने इन सब की जो है जो भी थ्योरीज थी उसको स्टडी किया और उसको एक जगह पे लिखा। और उसके बाद इन सब की स्टडी को 13 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 13 पार्ट में डिवाइड किया या फिर 13 पार्ट में इन्होंने लिखा। इन सभी की हिस्ट्री को या इन सब के जो दी गई थ्योरम्स थी इन सब को 13 पार्ट में लिखा और प्रत्येक को एलिमेंट बोला। इस प्रकार से 13 एलिमेंट्स या फिर 13 चैप्टर बोले, ठीक है। और एक चैप्टर को एक बुक कहा गया, ठीक है। और इन्होंने यूक्लिड ने भी ज्योमेट्री पर बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारी थ्योरम्स दी, बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ दिए। और उसके अकॉर्डिंग यूक्लिड ने इन सब का, ठीक, प्लेटो और थेल्स, पाइथागोरस, इन सब की जो थ्योरम थी उनको जिस तरह से लिखा और डिवाइड किया, वो डेफिनीशन और एक्जियम, ठीक है, एक्जियम और पास्चुलेट्स में इन्होंने डिवाइड करके बुक्स में लिखा, ठीक है। तो उनकी बुक्स में हम आज कुछ डेफिनीशंस, एक्जियम्स, पास्चुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्जियम, पास्चुलेट्स क्या होते हैं? एक्जियम और पास्चुलेट्स दोनों ही क्या है, सजेशंस हैं। कैसे सजेशंस हैं? जो पूरी तरह से यूनिवर्स में क्या है, ट्रू है, ठीक है, पूरी तरह से यूनिवर्स में ट्रूथ है। इनको हम कभी भी प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हम कभी प्रूफ नहीं करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एक्जियम्स, पास्चुलेट्स में? तो जो पास्चुलेट्स हैं दोनों सजेशंस ही हैं, लेकिन ऐसा सजेशन जो स्पेशली किसके लिए हो, ज्योमेट्री के लिए, ठीक है, जो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए हो उसको बोला गया पास्चुलेट्स, ठीक, उन्होंने इसको पास्चुलेट्स बोला। और ऐसा सजेशन जो मैथमेटिक्स में पूरी तरह से लागू हो, हर मैथमेटिक्स में, ठीक है, वो क्या बोला गया आपका, एक्जियम्स, ठीक है। जो आपका एक्जाइम है और जो पास्चुलेट्स है, ठीक है, दोनों ही क्या है, सजेशंस हैं, ठीक है। तो हम आइए कुछ डेफिनीशंस, कुछ एक्जियम्स, कुछ पास्चुलेट्स को पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई, जैसे एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है दैट ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। तो पॉइंट वो ऐसा
कुछ है जिसमें कोई भी पार्ट नहीं है। पार्ट का मतलब ना तो इसमें लेंथ है, ना ब्रीथ है, ना ही हाइट है, ना थिकनेस है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। देख पास ये जैसे ये बड़ा पॉइंट, ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है, ये इससे भी छोटा पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है। तो ये इन सब में, ठीक है, इन सब में पॉइंट कोई भी नहीं है, पॉइंट दिखाई ही ना दे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट है, ठीक है। जितना आप छोटा बना सकें, जितना आप छोटा बना सकें वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो बड़ा पॉइंट होने का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई आ ही गई, ठीक। तो पॉइंट है जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ ना हो, ठीक है, जितना छोटा बना सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमने रख दिया, ये हो गया एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ठीक। तो इस तरह से पॉइंट्स हैं। अब अगला है आपका ए लाइन। लाइन जो है क्या है, ब्रीथलेस लेंथ, मतलब लंबाई हो चौड़ाई ना हो, ठीक है। इस तरह से लंबाई हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लंबाई हो पर चौड़ाई ना हो, ठीक है। वास्तव में लाइन जो है, ठीक है, जितनी पतली हो वही लाइन है। और जिस तरह से पॉइंट दिखाई नहीं देता उसी तरह से लाइन भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उस पर वर्क कर सकें इसलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये हमारे लिए विजुअल हो, ठीक। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे कि आपको ये क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। अगर इसको हम पतला करते जाते हैं ना, इसे अगर इसको हम पतला करते जाते हैं, देखिए पतला करते जाते हैं, आप देखिए एक वक्त देखिए कितना पतला हो गया और ये लास्ट में गायब हो गया। अब ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक। कितना भी पतला इसको हम बना दें, ठीक, ये लाइन है। अगर इसको हम इस तरह से लेके आए तो इसकी थिकनेस बढ़ती है, पर क्योंकि ये लाइन है तो इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी। देखिए पतला हो रहा है, कम होती जा रही है इसकी थिकनेस। इसकी थिकनेस इतनी कम हो जाएगी कि हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा इस तरह से, ठीक। इसको अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये दिखाई देगी, ठीक। तो इस तरह से क्या है, लाइन है। अब आगे क्या है, इंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जैसे कोई लाइन है तो जिसके इंड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन इज लाइन व्हिच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब कोई लाइन इस तरह से है कि जो इस पे पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स पर ही लाई करती है, ठीक है, सीधी लाइन, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको आप मिला दीजिए तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट जो लाइन पे थे वही आएंगे। उसके बाद ये सरफेस व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है। तो इस तरह से जो उसमें लेंथ हो ब्रीथ हो वो सरफेस होता है, ठीक है। एज ऑफ सरफेस आर लाइंस, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए ईंट है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई ईंट है तो ध्यान दिए एक सरफेस ए है, एक सरफेस ए है, या अगर ए सरफेस है तो ए सरफेस यहाँ पे इंड हो रहा है तो ए क्या है, एक लाइन है। ए सरफेस और ए सरफेस देखिए यहाँ पे इंड हो जा रहे हैं तो एक लाइन है, ठीक है। तो सरफेस का जो इंड होता है वो लाइन होता है। इस तरह से प्लेन सरफेस जो होता है वहाँ पे ऐसा सरफेस होता है जो जहाँ पे कोई भी आप लाइन खींचें, स्ट्रेट लाइन, कितनी भी स्ट्रेट लाइन खींचें उस प्लेन में तो सभी की सभी उस प्लेन पर लाई करेंगी, या फिर सभी जो प्लेन है उसी उन्हीं लाइंस पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशन थी हमारे पास। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ यूक्लिड्स की गेम्स। तो बोल रहे हैं नंबर 1, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ये किसके बराबर है, बी के। ए है किसके बराबर है, सी के। तो ध्यान दीजिए बी और सी अलग अलग ए के क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। जब ए अलग अलग ए के इक्वल है तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दिस इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी, यही आपका जो है फर्स्ट एग्जीएम्स है। इसी तरह से दूसरा है इफ इक्वल एडजस्ट टू इक्वल देन होल आर इक्वल, ठीक है। जैसे ए बराबर बी है, मान लीजिए दोनों क्या है, बराबर हैं ए और बी। अगर इसमें हम दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हम सेम ऐड कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं, तो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। समझ में आई। अब इसके बाद थर्ड है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब ए बराबर बी है अगर, तो अगर हम इन दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल ही बचेगा, ठीक है। तो यही बात है, दोनों तरफ इक्वल ही आएगा ये। अब इसके बाद जो है हमारे पास देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दें और एक दूसरे को गायब कर दे, ठीक है, मतलब जो नीचे वाला होगा वो नहीं दिखेगा।
जैसे इसको मान लीजिए, अगर इस रेड वाले को हम इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है, तो ए गायब हो जाए, और अगर हम इसको जो है इसके ऊपर रख दें तो ए वाला गायब हो जाए, हमको ए दिखे, ठीक है। दो को एक के ऊपर रखेंगे तो दो दिखेगा, एक को दो के ऊपर रखेंगे तो एक दिखेगा। तो इस तरह से ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, एक दो, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगला है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, ये पूरी है, ठीक है, अगर इसमें से आप कोई भी पार्ट लेंगे ना, कितना भी बड़ा पार्ट ले लें, इतना बड़ा पार्ट ले लें, तो भी ये पूरी से पूरी होल वस्तु से क्या होगा, ये छोटा ही होगा। मतलब पार्ट कितना भी बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, ठीक है। अब इसमें से पूरा ले लीजिए, इतना इतना पूरा आप ले लीजिए, लेकिन इतना छोड़ दीजिए, तो ये पूरे से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। यही बोल रहे हैं कि जो पार्ट है वो हमेशा पूरी वस्तु से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक। आगे क्या है, हाँ, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। मतलब मान लीजिए कि जो सी है, ए का दो गुना है, ठीक है, और जो बी है, ए भी ए का क्या है, दो गुना है। मतलब बी भी ए का दो गुना है, सी भी ए का दो गुना है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। नहीं तो कोई लोग कह देंगे दो गुना हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वास्तव में बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या है, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। इसी का ठीक जुड़ा हुआ है कि जैसे सी जो है ए का क्या है, 1/2 है, और बी भी क्या है, ए का 1/2 है। तो जब ये दोनों ही एक के 1/2 हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, नहीं, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाएगा कि आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्स हैं, उन्होंने बुक में बहुत सारी एग्जाम्स दिए हैं, तो यहाँ पे 7 एग्जाम्स पढ़े, कुछ डेफिनेशंस पढ़े, और कुछ जो है यहाँ पे अब पास्टुलेट्स भी हैं, ठीक है, इनके कुछ पास्टुलेट्स हैं, और उसको पास्टुलेट्स को, ठीक है, 5 पास्टुलेट्स जो दिए गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। ओके।